हैं उन स्थितियों को देखा जबकि कांग्रेस की स्थापना हो रही है और कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो भी आपके संदर्भ थे, जो भी विषय वस्तु थी, वो आपने देखी। आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, और जो दूसरा टॉपिक है, हालांकि टॉपिक तो सारे के सारे बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और दूसरा जो आपका टॉपिक है वो आपके पहले टॉपिक से ही संबंधित है, और यह है आपका कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशन है या प्रारंभिक जो भी आपके अधिवेशन हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी ने की, एक अंग्रेज ने की। इसलिए आप देखेंगे शुरुआत के जो आपके कांग्रेस के अधिवेशन है, इन अधिवेशनों को सरकार के द्वारा पूरा सहयोग किया गया, लेकिन यह सहयोग शीघ्र ही विरोध में भी बदल गया। तो देखते हैं कि कैसे ये सहयोग कर रहे थे और कैसे ये विरोध में बदला, और क्यों ये विरोध में बदला, या क्यों अंग्रेज अभी तक जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे उसके विरोध में आ गए। और साथ ही साथ में ये कांग्रेस के जो शुरुआती अधिवेशन हैं, इन शुरुआती अधिवेशनों से हमें कांग्रेस के काम करने के तरीकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। अर्थात इस विषय में जानकारी मिलती है कि कांग्रेस शुरुआती दौर में जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी को लेकर बढ़ रही थी, वो आइडियोलॉजी क्या थी या विचारधारा क्या थी। और इस क्रम में यदि आप आए तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अब जाहिर सी बात है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करने वाली जो पार्टी है, उस पार्टी का पहला अधिवेशन है, तो हर दृष्टिकोण से ये पहला अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, पहला अधिवेशन आप जानते हैं या साधारण भी जो भी आपने इतिहास पढ़ा है या प्रैक्टिस सेशन में भी देखा है कि पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, और बंबई में एक मैदान है ग्वालियर टैंक मैदान, उसमें ये पहला अधिवेशन हुआ। यद्यपि ये पहला अधिवेशन होना था पूना में, तो प्रस्तावित तो पूना में था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, तो कौन जाएगा प्लेग के बीच में। जैसे आपका कोरोना का दौर चल रहा, तो जहां जहां कोरोना फैला हुआ वहां कौन जाएगा कोरोना के बीच में। तो वैसे ही आपका पहला अधिवेशन था कि होना तो था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, और जब प्लेग फैल गया तो फिर स्थान परिवर्तित करके उसे कर दिया गया बंबई। और इस पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो की एक बंगाली ने, डब्ल्यूसी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये अधिवेशन हो रहा है बंबई में और अध्यक्षता कर रहा है एक बंगाली। और ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन आपका 28 दिसंबर को शुरू हुआ और 31 दिसंबर को जाकर इसका समापन हुआ, कि 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच में ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। और इसमें देश भर के 72 लोग शामिल हुए, और इन 72 लोगों में से 2 मुस्लिम भी शामिल थे। और मुस्लिम कम्युनिटी को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि कांग्रेस का जैसे ही तीसरा अधिवेशन होगा, एक मुस्लिम इसकी अध्यक्षता करेगा, और साथ ही साथ में एक बहुत ही प्रभावशाली मुस्लिम इसका विरोध भी करेंगे, और इन सभी संदर्भों से आपका प्रश्न बनता है। तो चलिए आते हैं पहले अधिवेशन पे। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है, यह अधिवेशन संपन्न हुआ। तो ये कब से कब तक संपन्न हुआ? ये 28 से 31 दिसंबर 1885 तक संपन्न हुआ। ये डेट आपको याद रखने, और उसमें भी कोई रखने की जरूरत नहीं है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना आपको। देख रहे हैं कौन सा महीना चल रहा है आपका? दिसंबर। और कांग्रेस के जितने भी आपके नियमित वार्षिक अधिवेशन होते थे, ये सारे के सारे नियमित वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह में होते थे। और दिसंबर माह में इसलिए होते थे क्योंकि ये जो आपका समय होता था, ये अवकाश का समय होता था। और अवकाश का समय इसलिए होता था क्योंकि हमारे ऊपर जो रूल कर रहे थे, वो जिस कम्युनिटी से या जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो थी आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी। और 25 दिसंबर को उनका अपना त्योहार भी है। तो ये होता था कि भाई उस त्योहार की छुट्टी होगी, इसके बाद में नया साल होगा, तो पूरा का पूरा छुट्टी का ये दौर रहता था, और इसी छुट्टी के दौर में ये अधिवेशन होते थे। और छुट्टी के दौर में इसलिए रखे गए थे क्योंकि कांग्रेस के जितने शुरुआती नेता थे, ये साधारण लोग नहीं थे, ये असाधारण लोग थे। चाहे दादा भाई नेहरूजी हो, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे फिरोज शाह मेहता हो, कोई बहुत बड़ा वकील है, कोई बहुत बड़ा पत्रकार है, कोई बहुत बड़ा आपका समाज सुधारक है, तो इस प्रकार के ये लोग थे। तो कांग्रेस के जितने भी आपके नियमित वार्षिक अधिवेशन होते थे, ये आपके दिसंबर माह में होते थे। हाँ, कुछ विशेष अधिवेशन हुए हैं, और ऐसे विशेष अधिवेशनों को हम राष्ट्रीय आंदोलनों में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो अधिवेशन है, अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 तक संपन्न हुआ। और ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन कहां पर होना था, अर्थात शुरुआत में ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन कहां पर प्रस्तावित था? तो ये अधिवेशन प्रस्तावित था आपका कहां पर? पूना में। पूना में समस्या क्या हुई? पूना में समस्या आ गई प्लेग की, प्लेग फैल गया। और जब पूना में प्लेग फैल गया तो इसी स्थान को परिवर्तित करके ले आया गया बंबई। कहने का मतलब कि ये जो अधिवेशन है, ये कहां पर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ आपका बंबई में। और बंबई में भी जिस मैदान में संपन्न हुआ, उस मैदान का नाम है ग्वालियर टैंक मैदान। और ग्वालियर टैंक मैदान में एक आपका विद्यालय है, उस विद्यालय का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो इसी महाविद्यालय के प्रांगण में यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ।
तो आप लोगों से तो बार बार ये पूछा जाता है कि पहला अधिवेशन कहां पर हुआ। हो सकता है कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ ले कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर प्रस्तावित था। तो याद रखेंगे ये अधिवेशन आपका प्रस्तावित था कहां पर, पूना में, लेकिन पूना में फैल गया प्लेग और तब इसका स्थान परिवर्तित कर दिया गया बंबई, और बंबई में ही यह अधिवेशन संपन्न हुआ। और इस पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की एक बंगाली ने, इनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये जो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं या WC बनर्जी हैं, इनको कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। और गौरवपूर्ण तो आपकी उपलब्धि है ही है कि जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन को आगे लेके जो पार्टी चल रही हो, उस अधिवेशन के आप पहले अध्यक्ष बने, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। तो यहां से भी आपसे पूछा जाता है। अब एक चीज आप देखिए, अधिवेशन कहां पे हो रहा है आपका, बंबई में, और अध्यक्षता कर रहे हैं बनर्जी। बनर्जी कहां पे होते हैं, अर्थात ये आपके बंगाली। तो अधिवेशन बंबई में हो रहा है, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता एक बंगाली कर रहा है। और बंगाली अध्यक्षता इसलिए कर रहा है क्योंकि कांग्रेस का ये जो संविधान था वो ये कहता था कि जिस स्थान पे कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उस स्थान का व्यक्ति उस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा। अर्थात अगर आपका अधिवेशन महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा। यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान था, और इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रावधान था क्योंकि कांग्रेस अपने आप को यह दिखाना चाहती थी कि हम क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं है, हम क्षेत्रीयता की भावना से कहीं ऊपर उठ के पार्टी है, और ऐसा होना अच्छा भी है। इसलिए आप देखेंगे कि जिस स्थान पर अधिवेशन होगा उस स्थान का व्यक्ति इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो इसलिए अधिवेशन आपका महाराष्ट्र में या बंबई में हो रहा है, और अधिवेशन कर रहा है कौन, एक बंगाल का व्यक्ति, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये जो पहला अधिवेशन हुआ, इस पहले अधिवेशन में जो कुल प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे, अर्थात पहले अधिवेशन में कुल प्रतिनिधियों की जो संख्या थी, ये संख्या थी कितनी, 72। इस संख्या को आपको याद रखना है। अब इस संख्या पे भी यदि आप आ जाइए तो चूंकि अधिवेशन कहां पे हो रहा है, बंबई में हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा आपके प्रतिनिधि कहां से इकट्ठे हुए, बंबई से 38। मद्रास से इसमें जो आपके प्रतिनिधि इकट्ठे हुए वो इकट्ठे हुए 21। संयुक्त प्रांत, उस समय का संयुक्त प्रांत, आज का आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिला दीजिए, यहां से आपके शामिल हुए 7। साथ ही साथ में पंजाब से 3 प्रतिनिधि शामिल हुए, और पंजाब के साथ साथ बंगाल से भी जो आपके शामिल प्रतिनिधियों की संख्या थी वो भी कितनी थी, आपकी 3। और इन सभी को यदि आप जोड़ देंगे तो आ जाएंगे आपके कुल कितने प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधि। तो आपको जो आंकड़ा यहां पे याद रखना है वो याद रखना है कितने का, 72 का। पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया या कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, तो ये आपके 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। और इन 72 प्रतिनिधियों में से मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो इसमें से जो आपके 72 में से जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे या मुस्लिम सदस्य थे वो थे आपके, तो ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, अभी आगे इसको आपको मैं स्पष्ट करूंगा। तो 72 में से 2 मुस्लिम प्रतिनिधि आपके शामिल हुए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई व्योमेश चंद्र बनर्जी आए, व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ साथ अन्य आपके 72 लोग भी इकट्ठे हुए, मंच सजा, भाषण भी लगा, सारी की सारी चीजें हुई। लेकिन एक प्रतिनिधि ऐसा था या एक कोई नेता ऐसा था जिसे मनाने के लिए कि आइए आप हमारे अधिवेशन में शामिल होइए, पहले अधिवेशन में शामिल होइए, उसे मनाने के लिए एओ ह्यूम भी प्रयासरत थे, या एओ ह्यूम ने बहुत प्रयास किया कि मैं इस नेता को भी शामिल कर लूं पहले अधिवेशन में। कहने का मतलब कि जो एओ ह्यूम है, एओ ह्यूम भी इसमें शामिल थे पहले अधिवेशन में, और एओ ह्यूम इस अधिवेशन में सचिव थे या सेक्रेटरी थे। और एओ ह्यूम के विषय में याद रखिएगा कि जब तक ये मरणासन या मरने की स्थिति में नहीं पहुंच गए, तब तक कांग्रेस के लगभग सभी अधिवेशनों में, शुरुआती सभी अधिवेशनों में ये सेक्रेटरी की भूमिका में रहे या सचिव की भूमिका में रहे। तो पहले अधिवेशन में अध्यक्ष WC बनर्जी, जबकि इसके जो सेक्रेटरी या सचिव बने थे वो बने थे कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। और ये जो एओ ह्यूम है, इन्होंने जिस एक भारतीय नेता को मनाने का प्रयास किया वो भारतीय नेता थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी फिर भी इस अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए। कहने का मतलब इन 72 प्रतिनिधियों में से कौन ऐसा प्रतिनिधि था जो इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ, आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और जो प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हो पाया था वो थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो प्रश्न उठता है कि भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल क्यों नहीं हुए। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्होंने अपना एक अलग संगठन स्थापित किया था, और उस संगठन का नाम है इंडियन एसोसिएशन। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, इन्होंने स्थापना की थी किसकी, इंडियन एसोसिएशन। और जो इंडियन एसोसिएशन इन्होंने स्थापित की थी वो स्थापित की थी 1876 में। और ये जो इंडियन एसोसिएशन थी,
इस इंडियन एसोसिएशन ने पूरे देश भर के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसे कहा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके पहले बीपीएससी ने अपने कई परीक्षाओं में राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कॉन्फ्रेंस के विषय में प्रश्न पूछे हुए हैं। और बीपीएससी ने क्या, मेरे ख्याल से सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं आपके, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है कि उस दौर में आप राष्ट्रीय सम्मेलन बुला रहे हैं जिस दौर में आपको लग रहा है कि हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में परिणत हो जाए या हमारे देशवासियों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना प्रस्फुटित हो जाए, तो उस दौर में आप पूरे देश भर के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुला रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक है और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जो इंडियन एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन के तत्वावधान में ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बुलाई थी क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो इंडियन एसोसिएशन है, इसके द्वारा या सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस, या इसी को हिंदी में लिख देते हैं आप क्या, राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इंडियन एसोसिएशन ने राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। और ये जो आपके राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये आपके तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। और इस क्रम में जो पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी, फर्स्ट एनसी लिख के दे रहा हूं, या पहला जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ये राष्ट्रीय सम्मेलन आपका हुआ था 1883 में। और ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन आपका हुआ था, ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। और इस पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी, वो अध्यक्षता की थी किसने, आनंद मोहन बसु ने। तो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पूरे देश भर के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया, और ये सम्मेलन आपका संपन्न हुआ 1883 में कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की आनंद मोहन बसु ने। महत्वपूर्ण यह है आपकी दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जो दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी संपन्न हुई दिसंबर 1885 में। ये भी संपन्न हुई आपकी कहां पर, कलकत्ता में। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, चूंकि दिसंबर में या कांग्रेस के समानांतर या कांग्रेस के पहले अधिवेशन के पैरेलल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सम्मेलन हो रहा था, इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में शामिल नहीं। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण प्रतिनिधि था जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं था, तो वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और क्यों शामिल नहीं थे, तो फिर आपसे वहां से प्रश्न पूछता है कि पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई, दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई, पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की या दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की, या कौन सा ऐसा संगठन था जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन से कौन सा आपका संगठन संबंधित था, इंडियन एसोसिएशन। और अगर व्यक्ति का नाम आपसे पूछ ले, तब फिर आप टिक करेंगे किसको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो यही कारण था जिसके चलते सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। तो एक नाम तो यह हो गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। और दूसरा एक नाम जो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस की स्थापना और स्थापना से लेकर मृत्यु पर्यंत, अर्थात जब तक कि सर सैयद अहमद खान की मृत्यु नहीं हो गई, तब तक इन्होंने हमेशा विरोध किया कांग्रेस का। और जो मैंने आपको अभी लिखा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वो लिखने के पीछे का कारण भी अब आपको स्पष्ट होगा, और इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, जो पहला अधिवेशन है, इसमें शामिल नहीं हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और पहले अधिवेशन या कांग्रेस की स्थापना से ही कांग्रेस का विरोधी या विरोध करने वाला नेता, ये थे आपके कौन, सर सैयद अहमद। अब दो चीजें यहां पे हैं, इनको मैं शॉर्ट में किए दे रहा हूं, या शॉर्ट में क्या, चलिए ऐसे ही कर दे रहे हैं कि आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि किसने कांग्रेस की स्थापना से ही कांग्रेस का विरोध किया, सर सैयद अहमद। अब एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध क्यों किया, और साथ ही साथ में इन्होंने कांग्रेस का विरोध कैसे किया। भाई, विरोध करने के भी तो अपने तरीके होते हैं। आप प्रतीकात्मक विरोध कर सकते हैं, आपको अगर किसी से समस्या है तो आप हाथ पे बढ़िया ब्लैक रिबन आप पहन लीजिए। देखते हैं ना आप समय समय पे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पहन लेते हैं कि ये देखिए, भारत में नहीं पहना गया, ठीक है, ईश्वर करे पहनने की जरूरत भी नहीं पड़े, ठीक। ये आप काला झंडा ले लीजिए, विरोध का वो भी तरीका है। विरोध का एक तरीका ये भी है कि भाई आप कोई संगठन बना लीजिए और संगठित होकर आप विरोध कीजिए, एकता में शक्ति होती है, वो विरोध भी आपका होता है। तो दो चीजें हैं कि पहली चीज तो विरोध किया क्यों, और दूसरी चीज किस प्रकार से इन्होंने ये विरोध किया। तो सर सैयद अहमद खान कांग्रेस का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि सर सैयद अहमद खान को लग रहा था कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो नीतियां हैं, ये धर्मनिरपेक्ष नीतियां हैं, और आगे चल के ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करेगी।
और अगर ये कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करेगी और मुस्लिम इसमें शामिल होंगे तो मुस्लिम भी अंग्रेजों के निशाने पे आ जाएंगे और मुस्लिमों को अंग्रेजों की तरफ से जो भी अभी रियायतें मिल रही हैं, जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं में कटौती हो जाएगी। और अगर सुविधाओं में कटौती होगी तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये पिछड़ी की पिछड़ी कम्युनिटी रह जाएगी, अर्थात ये एक मॉडर्न कम्युनिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब सर सैयद अहमद खां के कांग्रेस का विरोध करने का कारण केवल और केवल था कि कांग्रेस में अगर ये शामिल होंगे तो अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों को दी जाने वाली रियायतों में कटौती हो जाएगी, अर्थात मुस्लिमों को दी जाने वाली सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। और अगर सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये मुस्लिम कम्युनिटी पिछड़ी की पिछड़ी ही रहेगी। और सर सैयद अहमद खां के जीवन का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि अपनी कम्युनिटी को नंबर 1 कम्युनिटी या आधुनिक कम्युनिटी के रूप में स्थापित करना। इसलिए आप देखते हैं ना, आगे चल के आप देखेंगे सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक सभा की स्थापना की थी 1865 में, साइंटिफिक सोसाइटी जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। और उस वैज्ञानिक सभा में भी केवल और केवल इतना होता था कि जितने भी आपकी पुस्तकें थी या जो भी विज्ञान की दर्शन की पुस्तकें थी उनका अनुवाद किया जाता था और उस अनुवाद को उसकी कम्युनिटी के सदस्यों के बीच में बांटा जाता था कि आप इसको पढ़िए और देखिए कि क्या क्या आपके विचार हैं, क्या मॉडर्न विचार हैं, उनसे आप परिचित होइए। तो सर सैयद अहमद खान एक सांप्रदायिक व्यक्ति थे, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता को ये नकारते थे और साथ ही साथ में इनको लगता था कि अगर कांग्रेस में मुस्लिम शामिल होंगे तो अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दी जाने वाली रियायतें घट जाएंगी। इसके बावजूद भी पहले अधिवेशन में 2 मुस्लिम शामिल हुए। दूसरी चीज, विरोध किया कैसे? तो इन्होंने जो विरोध किया तो विरोध के लिए इन्होंने 2 प्रकार के संगठन बनाए और इस क्रम में यदि आप देखेंगे तो पहला संगठन इन्होंने स्थापित किया था जिसको आप कहते हैं मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वैसे इन्होंने बनाई थी क्या, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन किया और जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1886 में और इसकी स्थापना का उद्देश्य था, तो उद्देश्य को आप इसके नाम से ही पकड़ते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जितने भी आपके संदर्भ हैं इन संदर्भों को अगर आपने उनके नाम से समझ लिया तो कभी आपको रटना ही नहीं है चीजें। और राष्ट्रीय आंदोलन में आपको कुछ भी नहीं रटना, ये दिमाग से आप उतार दीजिए। ये आपको रटना है, आपको चीजों के बाद ध्यान से देखते रहना है, समझते रहना है, चीजें ऑटोमेटिकली आपके आके दिमाग में बैठ जाएंगे। एक बार आप पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे फैक्ट आपके दिमाग में। मोहम्मदन मतलब मुस्लिम, एजुकेशनल मतलब शिक्षित, कॉन्फ्रेंस का मतलब है सम्मेलन, कि शिक्षित मुसलमानों का एक सम्मेलन बुलाया और शिक्षित मुसलमानों के सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य भी था कि जो भी शिक्षित मुसलमान हैं इन्हें कांग्रेस में भाग लेने से रोका जा सके। कि उनका सम्मेलन बुलाया, उनके सामने उन्होंने भाषण दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप कांग्रेस में शामिल होंगे तो जो भी अंग्रेजों के द्वारा हम मुसलमानों को रियायतें मिल रही हैं, जो सुविधाएं अंग्रेजों की तरफ से मिल रही हैं, ये सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। और अगर ये सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी तो हमारी अपनी जो मोहम्मदन कम्युनिटी है ये पिछड़ी की पिछड़ी कम्युनिटी बनी रहेगी, कभी भी आधुनिक कम्युनिटी या मोहम्मदन कम्युनिटी के रूप में स्थापित नहीं होगी। कहने का मतलब इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना। कांग्रेस से दूर रखने का मतलब है कि आप इस पार्टी में शामिल नहीं हुई। और दूसरा जो इन्होंने संगठन बनाया, ये तो हुआ पहला, दूसरा जो इन्होंने संगठन बनाया वो बनाया इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। पैट्रियोट माने होता है देशभक्त और पैट्रियोटिक माने पैट्रियोटिक एसोसिएशन। लेकिन यहां पे पैट्रियोटिक का मतलब देशभक्त नहीं है, बल्कि यहां पे पैट्रियोट का मतलब है राजभक्त, क्योंकि इनकी अपनी देशभक्ति तो थी नहीं। क्योंकि जो सर सैयद अहमद खां है, सर सैयद अहमद खां एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं है, वो एक सांप्रदायिक व्यक्ति है। अर्थात इनका जो व्यक्तित्व है एक कम्युनल व्यक्तित्व है, एक सांप्रदायिक व्यक्तित्व है। क्योंकि आप किसके लिए सोच रहे हैं? आप राष्ट्र के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप केवल और केवल अपनी कम्युनिटी के लिए सोच रहे हैं। इसलिए इस संगठन को जो हिंदी में अनुवाद किया जाता है वो किया जाता है भारतीय राजभक्त सभा। अब ये आपका पिछली बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया कि भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना किसने की थी, तो हो सकता है कि भारतीय राजभक्त सभा की जगह इसका सही नाम आपको दे दे, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और ये जो भारतीय राजभक्त सभा है इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1888 और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो यहां पे शब्द क्या आ रहा है? राजभक्त। राजभक्त का मतलब है कि ऐसे कोई भी नेता, चाहे वो जिस कम्युनिटी से हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो मुस्लिम हो, वो ईसाई हो, वो जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ऐसे कोई भी नेता जो अंग्रेजों का समर्थक है उन सभी को एक मंच पे लाना। कहने का मतलब अंग्रेजों का समर्थक या कांग्रेस के विरोधियों को एक मंच पर लाना। तो जो आपका इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि कांग्रेस के विरोधियों को
एक मंच पर, और इसी उद्देश्य से इन्होंने स्थापित की थी इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो यह है आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन, और पहले अधिवेशन से संबंधित और उसकी विषय वस्तु से भी संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके केवल और केवल यहां से बन जाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूं, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो गया। चलिए, तो अब आप देख लीजिए कि कैसे कैसे आपके प्रश्न बनते हैं और कैसे इन प्रश्नों को आप हैंडल करेंगे। देखिए ऐसे हैं, पहला अधिवेशन कब संपन्न हुआ, कहां पर होना था, कहां पर हुआ। अगर आपसे मैदान पूछता है तो ग्वालियर टैंक मैदान, महाविद्यालय पूछता है तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, अध्यक्ष कौन बन रहा है, कुल प्रतिनिधि कितने हैं, कहां कहां से कितने प्रतिनिधि हैं, मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, इसके सचिव कौन है, कौन इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ। फिर इसके बाद में किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन राष्ट्रीय आंदोलन में कब हुआ, कहां पे हुआ, कितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, कौन किस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहा है, साथ ही साथ में कौन सा आपका ऐसा नेता है जो कांग्रेस की स्थापना से ही कांग्रेस का विरोध कर रहा है, और फिर इसके बाद में किसने मॉमनन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई या किसने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई। कोई भी आपका ऐसा संदर्भ नहीं है जो यहां पर अछूता हो, और साथ ही साथ में कोई भी आपका ऐसा संदर्भ नहीं है जहां से आपका प्रश्न ना बनता हो। यह है आपका पहला विषय, उसकी अपनी विषय वस्तु और उस विषय वस्तु से भी संबंधित अन्य विषय वस्तु सारी सारी आपके सामने है। और यह भी आपका 10 से 15 पन्ने का जो आपका सार है वो यहां पे आपके आ जाता है एक पन्ने में। और फिर आपसे कहूंगा आपका नोट्स भी ऐसे ही बना होना चाहिए, क्योंकि ये जो नोट्स है ये नोट्स हाईली साइंटिफिक है और सीधा सीधा ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको पढ़िए, सीधा दिमाग में चीजों को बिठाइए, सीधे जाइए और ठोक के चले आइए, यही कॉम्पिटिशन है। ठीक, तो ये तो हुआ पहला अधिवेशन, सकुशल निपट गया। और फिर इसके बाद में आया कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। अब जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन, पहला अधिवेशन चूंकि 85 में हो रहा है, इसलिए जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है, ये दूसरा अधिवेशन आपका संपन्न हुआ है कब, 1886 में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस के जितने भी नियमित वार्षिक अधिवेशन है ये सारे के सारे दिसंबर माह में होते थे, तो दूसरा अधिवेशन भी दिसंबर माह में, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा, कि ये तो आपको रटना ही नहीं है। तो दूसरा अधिवेशन कब हो रहा है, 1886 में। और दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष बन रहे हैं वो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बन रहे हैं कौन, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है राष्ट्रीय आंदोलन में। और राष्ट्रीय आंदोलन को आप देखेंगे और परीक्षा का थोड़ा सा आप पैटर्न देखेंगे, या आज की तारीख में जो भी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें एक प्रश्न आपका पर्सनालिटी या व्यक्तित्व से जरूर उठा रहा है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस पर्सनालिटी को हाईलाइट करता है, किसको उठाता है। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन के आपके 3 चरण हैं। आप देखते हैं उदारवादी चरण, तो वहां पे जो व्यक्तित्व है वहां से एक प्रश्न आपका बनता है। व्यक्तित्व में एक आप देखते हैं उग्रवादी चरण, जिसमें लाल बाल पाल, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे नेताओं को आप देखते हैं, तो एक वहां से व्यक्तित्व से उठा लेगा। और फिर तीसरे में गांधी, और गांधी से तो आपके ढेरों प्रश्न व्यक्तित्व से बन जाते हैं या बन सकते हैं। तो अगर उदारवादी चरण में व्यक्तित्व से अगर कोई प्रश्न बनता है या सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो दादा भाई नौरोजी से बनता है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी के संबंध में आप देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी एक समाज सुधारक की भूमिका में भी है। आप देखेंगे आगे चल के जब दादा भाई नौरोजी के व्यक्तित्व पे मैं चर्चा करूंगा या नरमपंथी नेताओं पे चर्चा करूंगा तो आप देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक हैं। जिस कम्युनिटी से ये थे वो थे पारसीक। आज की तारीख में भारत में सबसे छोटी धार्मिक रिलीजियस कम्युनिटी है ये, जो आपके रतन टाटा जिस कम्युनिटी से आते हैं। ठीक, तो उस कम्युनिटी से थे और इनकी कम्युनिटी के साथ में भी कमोबेश वही समस्याएं थी जो भारतीय या हिंदू कम्युनिटी या अन्य मुस्लिम कम्युनिटीज या अन्य कम्युनिटीज में दिखती हैं, कि पर्दा प्रथा यहां पे भी चल रही थी, अन्य रूढ़ियां कुरीतियां इनके समाज में भी थी। और उसको दूर करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने फरदौन जी नौरोजी, आर के कामा जैसे लोगों के साथ में एक संगठन बनाया था, और उस संगठन को नाम दिया था आपका 1851 में स्थापित हुआ रहनुमा-ए-मजदा-ए-शान। तो एक समाज सुधारक की भूमिका में भी है। साथ ही साथ में दादा भाई नौरोजी एक पत्रकार की भूमिका में भी हैं और एक सफल पत्रकार हैं। इन्होंने रस्त गुफ्तार नामक एक पत्रिका की शुरुआत की थी और लंबे समय तक ये पत्रिका आपकी अस्तित्व में बनी रही। साथ ही साथ में दादा भाई नौरोजी को आप देखते हैं तो दादा भाई नौरोजी एक अर्थशास्त्री भी हैं। आप देखते हैं ना कि भारत में धन निकासी का सिद्धांत या भारत में बढ़ती हुई गरीबी का सिद्धांत अगर किसी ने डेवलप किया है तो वो दादा भाई नौरोजी ने ही डेवलप किया। दादा भाई नौरोजी एक सफल पॉलिटिशियन भी हैं, एक सफल राजनेता भी हैं। और कितने सफल राजनेता होंगे इसका अंदाजा आप इस तथ्य से लगा लीजिए कि ये पूरे एशिया महाद्वीप, भारत के ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लैंड की संसद की सदस्यता हेतु जो चुने गए थे। आज की तारीख में आपके निकाय चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सोचिए, पार्षदी का चुनाव अपने क्षेत्र से यदि इंसान को जीतना हो तो वो जीतने में
उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड से चुनाव लड़ रहे हैं और इंग्लैंड से चुनाव जीत रहे हैं। उदारवादी पार्टी इनको टिकट दे रही है, फिंचबरी से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जा रहे हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके बैठ रहे हैं। और ऐसा उपलब्धि अर्जित करने वाले दादा भाई नौरोजी केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में जितने देश हैं उसके ये पहले व्यक्ति हैं, एक सफल पॉलिटिशियन। और साथ ही साथ में भारत के संबंध में भी यदि आप दादा भाई नौरोजी को देखें तो दादा भाई नौरोजी आपके ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बने। 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, अपने आप में यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली बार अध्यक्ष बने कब? 1886 में, फिर 1893 में और फिर 1906 में। तो सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। साथ ही साथ में इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी ये चुने जा रहे हैं। अर्थशास्त्री की भूमिका में भी है, पत्रकार की भूमिका में भी है और समाज सुधार की भूमिका में भी है। और जब इतनी भूमिकाओं में कोई व्यक्ति होगा तो जाहिर सी बात है आयोग इनसे संबंधित प्रश्न आपसे क्यों नहीं पूछेगा। आप भी अगर एग्जामिनर होते तो आप भी कहते कि इस व्यक्तित्व से या इस पर्सनालिटी से हमको प्रश्न जरूर 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 पूछना चाहिए। तो खैर इनके व्यक्तित्व पे भी आएंगे। जब नरमपंथी सारे नेताओं के व्यक्तित्व को डिस्कस करूंगा मैं, तो इनके व्यक्तित्व को भी डिस्कस करूंगा और वहां पे इन सारी चीजों को लेकर चलेंगे। यहां पे अभी इनको मैंने केवल मोटी मोटी समरी मैंने डिस्कस की है और इसलिए यहां पे इन चीजों पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे फिर आपका संदर्भ या थोड़ा सा विषय से आप भटक जाएंगे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि विषय से आप भटकें। एक साइंटिफिक तरीके से लेके चल रहा हूं और ऐसे ही साइंटिफिक तरीके से लेके चलूंगा। तो यहां पे हम आप जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो मूल्यांकन कर रहे हैं एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक राजनेता के रूप में। और इस क्षेत्र में यदि आप देख रहे हैं तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में या 1886 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। और दादा भाई नौरोजी के संबंध में इनका अपना एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ में लोकप्रिय भी हुआ। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, राजा के लिए नहीं। ये कथन आपसे आपकी परीक्षा में एज इट इज पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो ये कथन है किसका? दादा भाई नौरोजी का। अब दादा भाई नौरोजी का ये कथन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि जीरो से लेकर हीरो तक के जितने भी आपके एग्जाम है सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है? इसीलिए क्योंकि दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड की संसद में जब एक सदस्य के रूप में पहुंचे तो वहां पे इन्होंने जब अपना भाषण दिया तो अपने भाषण में इन्होंने बहुत ही सटीक, या गागर में जब सागर भरने जैसी आप बात करते हैं तो ये कथन उसी चीज को इंगित करता है कि इन्होंने कहा कि देखिए आप लोग रूल कर रहे हैं, कि भारत पे आप शासन कर रहे हैं, भारत आपका एक अधीन देश है, आप ही की वहां पे लगाई हुई व्यवस्था है, तो आप तो हुए शासक, राजा हुए, और हम जो भारतीय हैं, हम भारतीय आपकी जनता। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका यह नैतिक दायित्व है कि आप अपने देश की जनता के लिए आप अच्छी अच्छी नीतियां, अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आइए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जनता राजा के लिए बनी है। हो तो यही रहा था कि यहां के लोगों का शोषण होता था और शोषण करके आप अपना पोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यह अनैतिक है। राजा का यह नैतिक दायित्व है कि वो जनता के हित में काम करे, लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है कि जनता का जो है अहित करके अपना हित किया जा रहा। तो उन्होंने कहा यह एक अच्छा शासन नहीं है और यह शासन करने का ब्रिटिश तरीका भी नहीं है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आप देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। कौन सा शब्द मैंने हाईलाइट किया? अन ब्रिटिश। अन ब्रिटिश का मतलब है गैर ब्रिटिश। उन्होंने इंग्लैंड की संसद में कहा कि शासन करने का यह ब्रिटिश तरीका नहीं है, क्योंकि अगर यही ब्रिटिश तरीका है तो यह ब्रिटिश तरीका आप अपने देश में लागू क्यों नहीं कर रहे? कि जिस प्रकार से आप हमारे देश में हमारे देशवासियों के ऊपर जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं, क्या ऐसा ही शासन आप अपने देश में अपने देशवासियों के ऊपर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा शासन करने का जो ब्रिटिश तरीका है उस ब्रिटिश तरीके को आप अपनाइए ना। आप तो गैर ब्रिटिश तरीका अपनाए हुए हैं और इसी गैर ब्रिटिश तरीके से हमको समस्या है। इसीलिए मैं यहां पे सदस्य बन के आया हूं भारतीयों को, इसलिए मैं भारतीयों की मांग या भारत की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए आया। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश तरीका होना चाहिए वो ब्रिटिश तरीका आप लागू कीजिए। आपके रूल करने से, आपके शासन करने से हमें कोई समस्या नहीं। इसलिए आपसे यह कथन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। तो यह कथन है किसका? दादा भाई नौरोजी का। कौन आपके पहले भारतीय हैं जो इंग्लैंड की संसद में सदस्य के रूप में चुने गए? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता करने का श्रेय या 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव किसको प्राप्त है? वो भी प्राप्त है दादा भाई नौरोजी। तो ये तो हुआ आपका कांग्रेस का दूसरा है, क्योंकि अभी तक जो अंग्रेज थे, जो अभी तक कांग्रेस को झाड़ पहुंच के रख रहे थे या कांग्रेस का बड़ा ध्यान रख रहे थे या कांग्रेस के साथ में इनकी बड़ी नजदीकी, बड़ी अंतरंगता बनी हुई थी, वो अंतरंगता इस अधिवेशन के बाद में टूट जाएगी। इसलिए तीसरा अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा अधिवेशन तो इसलिए महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कर दी। और तीसरा अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि यहां पे आके अंग्रेजों और हमारे जो शुरुआती नेता थे उनके बीच में विवाद शुरू हो गए और समय के साथ में ये विवाद बढ़ते ही चले गए। तो ये जो तीसरा अधिवेशन है, तीसरे अधिवेशन को भी बिल्कुल इसी प्रकार से आप फ्रेमिंग कर लीजिए कि ये जो तीसरा अधिवेशन है, ये तीसरा अधिवेशन कब हुआ? तो ये तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में। ये तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ? तो ये तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ आपका कहां पर? मद्रास में।
और फिर इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण इस तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना, तो इसके अध्यक्ष बने सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और ये जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले एक राष्ट्रवादी मुस्लिम थे। इनके नेतृत्व में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ। थोड़ा सा आप पीछे आइए, देखिए कितनी बढ़िया लिंक है। और इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज को आप बहुत ध्यान से सुनते हुए समझते हुए चल रहे हैं तो आपको समस्याएं लगभग ना के बराबर ही आती हैं या समस्याएं आती ही नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या लिखा था, मैंने आपको लिखा था कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, पहले अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी तो दूसरे अधिवेशन में मैंने लिखा नहीं तो अभी लिखे दे रहा हूं, दूसरे अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर हो गई 33 और तीसरे अधिवेशन में एक मुस्लिम आके हो गया अध्यक्ष। किसका मूड खराब हो गया होगा? चलिए टाइप करके बताइए कि पहले अधिवेशन में 2, दूसरे में 33 और तीसरे में एक मुस्लिम अध्यक्ष हो गया। तो कौन सा ऐसा नेता था, उनका नाम थोड़ा सा आप टाइप करके मुझे बताइए, जिसको नींद आनी बंद हो गई होगी और जो डिप्रेशन में चले गए होंगे, तनाव में आ गए होंगे। चलिए अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा संवाद किए ले रहा हूं, तो चलिए उनका आप नाम बताइए कि कौन से ऐसे नेता रहे होंगे कि बिल्कुल उनको लग रहा होगा कि अब इसके अलावा मेरे पास में और कुछ बचा नहीं है, अब मैं क्या करूं, हाय राम। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के अब कमेंट्स लिए ले रहा हूं, बड़ी शांति से आपने धैर्य के साथ में सुना। चलिए ओके, चलिए ओके, सैयद अहमद नहीं, तैयब जी क्यों? तैयब जी तो पहले अध्यक्ष बन रहे हैं, तो तैयब जी थोड़ी नहीं तनाव में आएंगे। बिल्कुल सर सैयद अहमद खां, बिल्कुल एकदम गुड। तो उनका मूड खराब हो गया। इसलिए आप देखते हैं कि ये जो आपका इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन है, ये इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन कब बना दे रहे हैं? ये 1888 में। ठीक है, तो दिमाग खराब हो गया सर सैयद अहमद खान का कि विरोध कर रहे थे। विरोध के बावजूद पहले में मुस्लिम इकट्ठे हुए 2, दूसरे में मुस्लिम प्रतिनिधि इकट्ठे हुए 33 और तीसरे में आकर एक मुस्लिम ही कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया। तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन है, यह अधिवेशन आपका संपन्न हुआ कब? 1887 में। कहां पर संपन्न हुआ? मद्रास में संपन्न हुआ। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। और साथ ही साथ में ये जो आपका अधिवेशन है, इस अधिवेशन के साथ में ढेरों विशेषताएं जुड़ी हुई हैं और कोई भी आपकी ऐसी विशेषता नहीं है जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न ना बनता। विशेषताओं पर यदि आप आए तो सबसे पहले तो यह होता है कि भाई अधिवेशन को संपन्न कराना है। यह जो अधिवेशन है, इसके पहले के कांग्रेस के जो भी अधिवेशन होते थे, तो उस अधिवेशन में कांग्रेस के जो नेता होते थे, वही नेता आपस में चंदा कर लेते थे और उस चंदे से जो भी धनराशि इकट्ठी होती थी, उसी धनराशि से अधिवेशन संपन्न हो जाता था। लेकिन तीसरा अधिवेशन इस संदर्भ में अपने पहले अधिवेशनों से अलग था कि यह आपका कांग्रेस का पहला, ध्यान से सुनिएगा, यह कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें अधिवेशन को संपन्न कराने के लिए पैसा कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दिया, बल्कि पैसा लिया गया मद्रास के लोगों से, अर्थात जनसाधारण से चंदा मांगा गया। सामान्य जनता से चंदा मांगा जा रहा है कि भाई हमको ये अधिवेशन संपन्न कराना है और आपकी अपनी इच्छा है कि स्वेच्छा से आप जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट कीजिए। कहने का मतलब कि ये जो पहला अधिवेशन है, इस अधिवेशन की पहली विशेषता यह है कि यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो जनसाधारण के चंदे से संपन्न हुआ, या पहली बार अधिवेशन को संपन्न कराने के लिए पैसा जनसाधारण से लिया गया और उन्होंने खुलकर दिया। दूसरी चीज, अधिवेशन तो संपन्न हो रहा है, अब अधिवेशन के संपन्न होने का अगला चरण क्या होता है? भाषणबाजी। अब अधिवेशन में भाग लेने के लिए कई नेता इकट्ठे हुए थे और उनमें से ढेरों नेता ऐसे थे जिनको ना तो अंग्रेजी आती थी, और अधिवेशन कहां पे हो रहा है? आपका मद्रास में, और मद्रास में है आपकी तमिल भाषा, ना तमिल आती थी। तो यह हुआ कि भाई हम भाषण कैसे दें, ना तो हमें अंग्रेजी आ रही ना तमिल आ रही। तो उनसे कहा गया कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा में आप भाषण दीजिए। पहले अधिवेशन में जो अधिवेशन संपन्न हुआ था, उस अधिवेशन में इंग्लिश में भाषण, दूसरे में अंग्रेजी में भाषण। लेकिन तीसरे अधिवेशन में ऐसा नहीं हुआ। तीसरे अधिवेशन में सभी प्रतिनिधियों से कहा गया कि आपको अगर भाषण देना है तो आपकी इच्छा है, आप अंग्रेजी में दीजिए, आप हिंदी में दीजिए, आप भोजपुरी में दीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप सहज महसूस करते हैं, उस भाषा में आप भाषण दीजिए। कहने का मतलब कि यह भी आपका इस अधिवेशन की दूसरी विशेषता यह है कि यह भी कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे यहां से भी प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें सबसे पहले क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण हुआ था, तो वो भी है आपका कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। तीसरी विशेषता इस अधिवेशन की, इस अधिवेशन में आप देखते हैं, इसके पहले जब मैं कांग्रेस की स्थापना को डिस्कस कर रहा था तो
मैंने आप लोगों से कहा था कि लिटन के द्वारा आप देखते हैं कि 77 और 78, और उसमें से 78 का जो आपका वर्ष है, 1878 का जो वर्ष है, उस वर्ष में आपने देखा था कि लिटन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट लाए गए। और ये जो अधिवेशन हो रहा था, तीसरा अधिवेशन, तीसरे अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव नहीं है वो, आप किसी कानून के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरकार कोई कानून लेकर आई है और उस कानून के विरोध में यदि आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो आप उस कानून का ही विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस कानून के माध्यम से आप सरकार की नीति, सरकार के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। इसलिए यह कहा जाता है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के बाद ही अंग्रेज कांग्रेस के विरोध में आ गए, क्योंकि दो चीजें यहां पे हुई थी। पहली चीज तो यह हुआ था कि कांग्रेस की नीति, सरकार की नीति या सरकार के कानून के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो रहा था, साथ ही साथ में जो भाषण हुए उन भाषणों में सरकार की आलोचना होने लगी। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। और ये वही सरकार है, वही लोग हैं जो अभी तक कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, और सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस केवल और केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग केवल और केवल अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे। सरकार ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि ये हमारा विरोध करने लगेंगे। और जैसे ही इस अधिवेशन में आप देखेंगे आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ, इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए ह्यूम खड़े हो गए। ह्यूम ने कहा कि यह गलत है, ह्यूम विरोध कर रहे हैं। वो व्यक्ति विरोध कर रहा है जो कांग्रेस की स्थापना कर रहा है, और यहीं पे आके ह्यूम भी समझ गया कि मेरे साथ में गलत हो गया, या मैंने इस संगठन को गलत स्थापित करवा दिया, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जिस अनुसार या मेरे अनुसार ये जो काम करना चाहती थी, ये काम वैसे कर नहीं रही है, ये दूसरी दिशा में काम कर रही है। तो ह्यूम के अनुसार दूसरी दिशा में काम कर रही थी, लेकिन हमारे आपके अनुसार ये सही दिशा में काम कर रही थी। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो एकदम सही दिशा में काम कर रहे थे। जिस दिशा में काम होना चाहिए उस दिशा में काम अगर किसी अधिवेशन में होना शुरू हुआ है तो वो है आपका तीसरा अधिवेशन। कहने का मतलब कि ये जो आपका अधिवेशन है, इस अधिवेशन में क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण हुआ, और इन भाषणों में क्या हुआ, इन भाषणों में पहली बार सरकार की आलोचना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे पहले सरकार की आलोचना किस अधिवेशन में हुई थी। तो सरकार की जो सबसे पहले आलोचना की गई वो आपकी की गई थी किस अधिवेशन में, तीसरे अधिवेशन में। और साथ ही साथ इसी अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित हुआ। तो आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ, और जैसे ही आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ, वैसे ही इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया, तो इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़े हो गए एओ ह्यूम, अर्थात एओ ह्यूम ने इस प्रस्ताव का। और इसी तीसरे अधिवेशन के बाद में सरकार कांग्रेस के विरोध में आ गई। अब सरकार भी कहने लगी कि अब हम बताते हैं, अब तुम करके दिखाओ अधिवेशन। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन अर्थात चौथा अधिवेशन होगा, उस अधिवेशन को असफल बनाने के लिए सरकार अपनी पूरी ताकत, पूरे रिसोर्सेज झोंक देगी। रिसोर्सेज जरूर झोंक देगी, लेकिन असफल कर नहीं पाएगी। क्योंकि असफल इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि चौथे अधिवेशन को सफल बनाने के लिए बिहार से एक शेर निकल कर आए। यस, और वो शेर कहेगा कि मैं सपोर्ट करता हूं, जैसे अधिवेशन करना हो, जितना पैसा चाहिए आप उस अधिवेशन को संपन्न कीजिए, सफल भी कीजिए। और उस शेर का नाम है राजा दरभंगा। कहने का मतलब चौथे अधिवेशन की विशेषता ही यही होगी कि चौथा अधिवेशन आपका ऐसा अधिवेशन है जिसको असफल बनाने का सरकार ने पूरा प्रयास किया। और साथ ही साथ में आपसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि किसके प्रयासों से चौथा अधिवेशन सफल हुआ, तो उनका नाम है राजा दरभंगा। तो खैर अभी चौथे अधिवेशन पे तुरंत ही आएंगे। तो ये जो आपका तीसरा अधिवेशन है, तीसरे अधिवेशन की जो आपकी विषय वस्तु है या जो संदर्भ है, वो इतने संदर्भ महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बन रहा है, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष किस अधिवेशन में बना, मद्रास अधिवेशन में बना। किस अधिवेशन में सरकार की सबसे पहले आलोचना की गई, तीसरा अधिवेशन। किस अधिवेशन में पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण हुआ, तीसरा अधिवेशन। किस अधिवेशन में पहली बार आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ, तीसरा अधिवेशन। और किस अधिवेशन को सफल बनाने में आम जनमानस की योगदान था या आम जनमानस के चंदे से आपका अधिवेशन संपन्न हुआ, वो भी है आपका तीसरा अधिवेशन। और साथ ही साथ में फाइनली आप यहां पर लिख देंगे कि ये जो तीसरा अधिवेशन है, इस अधिवेशन के बाद सरकार कांग्रेस के विरोध में आ गई। तो सरकार ने कांग्रेस का समर्थन कब तक किया, केवल तीसरे अधिवेशन तक। और तीसरे अधिवेशन के बाद में जो सरकार थी ये कांग्रेस के विरोध में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है। बड़ा करके इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से सीधा सीधा आपका प्रश्न बन जाता है। तीसरे अधिवेशन के बाद में आते हैं कांग्रेस के चौथे अधिवेशन पे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चौथे अधिवेशन की जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि आपकी स्पष्ट हो गई थी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में ही। और इस क्रम में यदि आप देखें तो कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन है,
चौथा अधिवेशन आपका हो रहा है कब? 1888 में, क्योंकि तीसरा हुआ 87 में। दूसरी चीज, ये अधिवेशन कहां पर हुआ? तो ये अधिवेशन हुआ आज का प्रयागराज और उस समय का आपका इलाहाबाद। और साथ ही साथ में इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष बना वो बना जॉर्ज यूले। कौन है जॉर्ज यूले? ये आपके एक ब्रिटिश हैं, ये आपके एक अंग्रेज हैं। ठीक, तो अंग्रेजी बोल रहे इसलिए अंग्रेज हैं। जिस महाद्वीप के रहने वाले हैं वो यूरोप है, और जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो धर्म है आपका ईसाई। एक ही व्यक्ति की ढेर सारी पहचान होती है ना, जैसे आपकी एक पहचान हो जाएगी कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, जेंडर की पहचान। एक पहचान आपकी हो जाएगी किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, एक पहचान हो जाएगी आपकी क्या जाति है, एक पहचान हो जाएगी आपका क्या क्षेत्र है, और एक पहचान हो जाएगी आपका क्या राष्ट्र है। ठीक है, ढेर सारी व्यक्ति की पहचान है, इसलिए कहा जाता है कि इंसान की कोई एक पहचान हो ही नहीं सकती, पहचान का संकट हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो वैसा ही है, आपसे पूछता भी है कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कांग्रेस का पहला ईसाई अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले धर्म के दृष्टिकोण से ईसाई हैं, क्षेत्र के दृष्टिकोण से यूरोपीय हैं, और भाषा के दृष्टिकोण से अंग्रेज हैं। ठीक है, तो इसके बाद में इस अधिवेशन की अगर आप विशेषताओं पे आए तो इस अधिवेशन की भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और इस अधिवेशन की तो महत्वपूर्ण विशेषताएं होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तीसरे अधिवेशन में मूड खराब हो गया है अंग्रेजों का। तो अब जब मूड खराब हुआ है तो ऐसे उनके अकृत्य भी होंगे, तो वैसे ही कृत्य भी वो करेंगे कि तीसरे अधिवेशन में जब उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने हमारे कानून के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, हमारी नीतियों का विरोध कर रहे हो, हमारी आलोचना कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अब हम देखते हैं कि तुम कैसे चौथा अधिवेशन संपन्न करते हो। और इस अधिवेशन को असफल बनाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और उस समय पे जो संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं, प्रांतों में आपके होते थे गवर्नर, और सभी के ऊपर होता था गवर्नर जनरल। जैसे आज की तारीख में आपके प्रांतों में होते हैं राज्यपाल, और सभी राज्यपाल से ऊपर कौन होता है? आपका राष्ट्रपति। तो वैसा ही था कि उस समय पे संयुक्त प्रांत का जो आपका गवर्नर था उसका नाम था ऑकलैंड कॉल्विन। तो सरकार ने ऑकलैंड कॉल्विन से कहा कि ऐसा करना, कुछ ऐसे प्रयास करो या ऐसे उपाय करो या ऐसे पेंच फंसाओ कि यह अधिवेशन इलाहाबाद में संपन्न ना होने पाए। अंग्रेज कॉल्विन ने कहा कि बिल्कुल हम अपने पूरे रिसोर्सेज लगा देंगे, और साथ ही साथ में कॉल्विन से यह भी कहा गया कि उन लोगों को भी आप अपने साथ में जोड़ लो जो लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं। भाई विरोध जितने लोग करेंगे उनको भी आप जोड़ लीजिए, अच्छी बात है, आपकी ताकत बढ़ेगी। अब मैं अगर फिर आपसे कहूं कि ऑकलैंड कॉल्विन के पास में अगर सेलफोन होता कि भाई कांग्रेस का विरोध करना है, तो ऑकलैंड कॉल्विन किसको पहला नंबर डायल करता? पहला नंबर किसको डायल करता, या कौन सा उसके दिमाग में आता कि कौन सा नेता ऐसा है जो कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी है? तो चलिए आप लोग फिर से टाइप करके मुझे बता दीजिए, तो आप लोगों से मैं थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट्स भी देख लूं, ठीक है, और थोड़ा सा मैं आप लोगों से जुड़ भी लूं। ठीक, तो चलिए कमेंट करके बताइए कि अगर ऑकलैंड कॉल्विन के पास में सेल फोन होता तो ऑकलैंड कॉल्विन का पहला फोन किसके पास में पहुंचता। चलिए तो चलिए अभी हिंदी में लाला लाजपत राय को भाषण मत दिलाइए, ठीक है, चौथे अधिवेशन में दिलाते हैं। चलिए तो टाइप करके मुझे बताइए कहां पे फोन पहुंचता उसका। ओके, पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ। सर सैयद 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 सैयद, देखिए इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर होता चला जाए। इसलिए कहा जाता है कि अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं तो आपको चीजों को रटना ही नहीं है, और सच्चाई भी यही है, क्योंकि चीजों को यदि आप रटते हैं तो चीजें जैसे आप रटेंगे तो बस वैसे ही आप भूलेंगे भी, और चीजों को आप ध्यान से आप देख रहे हैं तो बस चीजों को केवल और केवल आपको एंजॉय करते हुए पढ़ना ही पड़े। चलिए तो अब आ जाते हैं विशेषताओं पे, और जो आपने उत्तर दिया वही आपका इसकी विशेषता भी है। कहने का मतलब कि यह कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था, या इस अधिवेशन की पहली विशेषता तो यही है कि इस अधिवेशन को सरकार ने असफल बनाने का पूरा प्रयास किया। इस अधिवेशन को सरकार ने असफल बनाने का पूरा प्रयास किया। अब इस प्रयास में कौन कौन लोग शामिल हैं उनको आप देख लीजिए। तो सरकार के इस धूर्ततापूर्ण कार्य में या असफल बनाने में जो लोग शामिल हैं, तो शामिल में पहला नाम है उस समय पे संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर है उसका नाम है ऑकलैंड कॉल्विन। और ये जो आपका ऑकलैंड कॉल्विन है ना, इसी के नाम पर इलाहाबाद में एक हॉस्पिटल भी है, कॉल्विन हॉस्पिटल। और इसमें सहयोगी की भूमिका में कौन थे? तो इनका सहयोग कर रहे थे
सर सैयद अहमद, और साथ ही साथ में बनारस के एक राजा भी थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब सितारे हिंद इनकी उपाधि थी, और अंग्रेजों के अंदर एक क्वालिटी तो थी कि ऐसी लॉलीपॉप टाइप की उपाधि देते थे कि जिसको ये उपाधि मिल जाए वो उपाधि को सोच सोच के बिल्कुल गदगदाया बना रहे कि आप हिंदुस्तान के सितारे हैं। अब लीजिए, वो सोच ही रहा है यार मैं तो हिंदुस्तान का सितारा हूं, बिल्कुल गदगदाया हुआ है। तो लॉलीपॉप टाइप की उपाधियां देते थे। इसलिए आप देखते हैं कि जब हमारा संविधान निर्मित हुआ और लागू हुआ 1950 में, तो सबसे पहले इन्हीं उपाधियों को रगड़ा दिया कि भाई उपाधियों का अंत हो गया, क्योंकि ये असमानता पैदा करती है। तो ये 3 लोग विरोध करने के लिए आए, लेकिन ये अधिवेशन सफल भी हुआ। और सफल कैसे हुआ? सफल ये हुआ कि राजा दरभंगा थे, तो राजा दरभंगा ने ये जो अधिवेशन था, ये अधिवेशन इलाहाबाद में संपन्न होना था लोथर काउंसिल में। तो राजा दरभंगा ने किया क्या कि ये जो पूरी की पूरी लोथर काउंसिल थी, पूरी लोथर काउंसिल ही खरीद ली। आप यहां पे इलाहाबाद में कभी आके देखें लोथर काउंसिल, तो वो कम से कम 2.5-3 किलोमीटर के एरिया में आपकी विस्तृत है। तो वो पूरा का पूरा लोथर काउंसिल ही खरीद लिया, और खरीद के कांग्रेस को उपहार में दे दिया, दान में दे दिया, गिफ्ट कर दी कि ये रखिए और ठाठ से अपना अधिवेशन आप कीजिए। और हुआ भी वही। कहने का मतलब कि असफल बनाने में जो लोग शामिल थे, वो शामिल लोग कौन थे? तो वो शामिल लोग थे आपके ये 3 लोग। और अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि किसके प्रयासों से यह अधिवेशन आपका सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, तो इस अधिवेशन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मुख्य भूमिका थी राजा दरभंगा की। इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोथर काउंसिल थी, लोथर काउंसिल का उसी समय से नाम बदल के हो गया दरभंगा कॉलोनी। तो आज जो आप लोथर काउंसिल या दरभंगा कॉलोनी, अगर कभी इलाहाबाद आप आए तो इलाहाबाद में जो चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जिसे पहले अल्फ्रेड पार्क भी कहा जाता था, तो उसके बगल में ही है, उसके ऑपोजिट है, पीछे है दरभंगा कॉलोनी। तो उस कॉलोनी में ही आपका यह अधिवेशन संपन्न हुआ था, और तभी से उसका नाम पड़ गया दरभंगा कॉलोनी। कहने का मतलब कि इस अधिवेशन की विशेषता तो यह है कि सरकार ने इसको असफल बनाने का पूरा प्रयास किया, और सरकार की सहायता इसमें इन 2 लोगों ने सरकार की सहायता की, सैयद अहमद। लेकिन इस अधिवेशन की दूसरी विशेषता यह है कि यह अधिवेशन किसके प्रयासों से सफल हुआ? तो यह अधिवेशन राजा दरभंगा के प्रयासों से सफल। और साथ ही साथ में जो राजा दरभंगा हैं, इनके विषय में एक चीज और भी जाने रहिएगा, ये आपके राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसे नरेश हैं कि जिन्होंने समय समय पर कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, वित्तीय सहायता समय समय पर प्रदान की। कभी 10,000 का सपोर्ट कर दिया, कभी 20,000 सपोर्ट, उस समय का 10,000 20,000 रुपए। कहने का मतलब कि अगर कभी आपसे घुमा के भी प्रश्न पूछ ले कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने समय समय पर कांग्रेस को वित्तीय सहायता प्रदान की, तब भी आप टिक करेंगे किसको? राजा दरभंगा को। तो अधिवेशन को असफल बनाने में कौन लोग शामिल हैं? सैयद अहमद और शिव प्रसाद। जबकि यह अधिवेशन जो संपन्न हुआ, यह किसके प्रयासों से संपन्न हुआ? राजा दरभंगा के प्रयासों से संपन्न हुआ। और विशेषता आप क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष बन रहा, पहला अंग्रेज अध्यक्ष बन रहा, या पहला ईसाई अध्यक्ष इसी में बन रहा। और जॉर्ज यूले भी क्या कह रहे हैं? जॉर्ज यूले ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने अपना भाषण भी बड़ा अच्छा दिया कि एक व्यक्ति जो विदेशी है वो अपने भाषण में कह रहा है कांग्रेस जनता का नारा है। कहने का मतलब कि ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है। जॉर्ज यूले ने कहा कांग्रेस जनता का नारा है, हम सबसे पहले भारतीय हैं, इसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। कहने का मतलब कि कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि आपकी पहली पहचान, फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी एक नेशन के रूप में है, एक राष्ट्रीय के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में होनी चाहिए, ना कि आपकी आइडेंटिटी कम्युनल आधार पर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जो आपकी पहचान है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये पहचान है द्वितीयक है। पहली पहचान क्या है? पहली पहचान हमारी ये है कि हम इस राष्ट्र के निवासी हैं, अर्थात हम भारतीय हैं। क्योंकि शुरुआत में हमारे सामने या हमारे राष्ट्रीय नेताओं के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या केवल और केवल इतनी थी कि हम अपने देश को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में कैसे विकसित करें, हम लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना कैसे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे शामिल करें, यह समस्या थी। तो आपसे यहां से भी प्रश्न पूछ रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस जनता का नारा है, हम सबसे पहले भारतीय हैं, इसके बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। तो ये कांग्रेस जनता का नारा है, हम सबसे पहले भारतीय हैं या सर्वप्रथम भारतीय हैं, इसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये भाषण है किसका या ये पंक्तियां किसकी हैं? ये है जॉर्ज यूले की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अभी आप में से किसी ने टाइप किया लाला लाजपत राय। बिल्कुल, इस अधिवेशन की अगली विशेषता आप देखेंगे तो इस अधिवेशन की अगली विशेषता यह है कि इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए। तो आपसे यहां से भी प्रश्न पूछता है कि पहली बार लाला लाजपत राय किस अधिवेशन में शामिल हुए? तो पहली बार लाला लाजपत राय चौथे अधिवेशन में ही शामिल हुए। अब जो लाला लाजपत राय हैं,
लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में शामिल भी हुए और साथ ही साथ में इन्होंने इस अधिवेशन में भाषण दिया, और यह भाषण इन्होंने किसमें दिया? हिंदी में भाषण दिया, और यहीं से आपका प्रश्न भी बन जाता है। तो अब आप कहेंगे कि सर लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया, भाई हिंदुस्तान के थे, हिंदी में भाषण दिया, तो इसमें प्रश्न बनने जैसी क्या बात है? बात यह है कि जो लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय इनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हिंदी में भाषण दिया। तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी में दे लेते तो क्या बिगड़ जाता, या पंजाब के रहने वाले थे पंजाबी में दे लेते तो क्या बिगड़ जाता? बिगड़ कुछ नहीं जाता, लेकिन दिया इसलिए नहीं क्योंकि लाला लाजपत राय जिस संगठन से जुड़े हुए हैं या जिस आइडियोलॉजी को लाला लाजपत राय फॉलो करते थे वो थे आर्य समाज। और आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे, इसीलिए लाला लाजपत राय हिंदी अच्छी ना होने के बावजूद, अंग्रेजी जानने के बावजूद, पंजाबी जानने के बावजूद भाषण दे रहे हैं हिंदी में। कहने का मतलब आपसे एक प्रश्न जो पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा नेता था जो आर्य समाजी था, तो ये आपके जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे वो थे लाला लाजपत राय। तो चूंकि इनके अपने जो गुरु थे दयानंद सरस्वती, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, तो इनका भी एक नैतिक दायित्व था, एक नैतिक कर्तव्य था कि आप उसी भाषा में कम्युनिकेट करें। इसलिए लाला लाजपत राय जब इलाहाबाद अधिवेशन में शामिल होते हैं तो अपना भाषण किस भाषा में देते हैं? हिंदी भाषा में देते हैं। यह इस अधिवेशन की अगली विशेषता है। अब चौथा अधिवेशन भी निपट गया, भले ही थोड़ा सा कहना चाहिए इलाहाबादी भाषाएं बोलूं तो किचाइन है, कहते हैं ना बड़ा किचाइन मचाई, तो अंग्रेजों ने जितनी किचाइन हो सकती थी उतनी किचाइन मचाई, लेकिन अधिवेशन संपन्न हो गया और अधिवेशन जिनके प्रयासों से सफल हुआ, राजा दरभंगा। लेकिन कांग्रेस के जो शुरुआती नेता थे आपके, जो मैंने शुरुआत में आपको लिखा, उदारवादी नेता या उदारवादी चरण, उनको यह समझ में आ गया कि अगर अंग्रेजों से इसी प्रकार से हमारा चलता रहा तो बहुत संभावना है कि यह भविष्य में हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है उसको आगे मैं जब उदारवादी चरण आप लोगों को डिस्कस करूंगा तब मैं डिटेल से वहां पे इस पे चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं चर्चा करूंगा तो आप लोगों के कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआती जो नेता थे दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, इन लोगों को लग रहा था कि अंग्रेजों से हमारे संबंध खराब होना भविष्य में हमारे लिए अच्छे नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने किया क्या कि संबंध हमारे मधुर हो जाएं या मधुर संबंध बने रहें, इसके लिए पांचवें अधिवेशन से पहले इसको मैं इस प्रकार से कर रहा हूं और आप भी इसको इसी प्रकार से करेंगे अपने नोट्स में, और नोट्स जितना आपका साइंटिफिक होगा उतना ही आपके लिए अच्छा भी होगा। कि पांचवा अधिवेशन जाहिर सी बात है, चौथा अधिवेशन आपका 88 में हो रहा है तो पांचवा अधिवेशन होगा 89 में, और वो भी दिसंबर 89 में, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी नियमित वार्षिक अधिवेशन थे ये होते थे आपके कब? दिसंबर माह में। इन्होंने किया क्या कि पांचवें अधिवेशन से पहले, ठीक पहले जून में, कि जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहने का मतलब पांचवें अधिवेशन से 6 माह पहले इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई। शुरुआती नेता स्मार्ट थे, खैर नेता तो हमारे यहां अभी भी स्मार्ट ही हैं, ठीक है, तो नेताओं में हमारे यहां कहां स्मार्टनेस की कमी है। तो इन्होंने किया क्या कि एक संगठन बनाया, और इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख रहा हूं, दूसरे कलर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि संगठन भी बीच में आ रहा और महत्वपूर्ण भी बहुत है, और इस संगठन का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी, या इसी को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ब्रिटिश समिति। तो मैंने यहां कमेटी लिख दिया, चलिए समिति भी लिख दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ये बनाई गई। कब बनाई गई? ये बनाई गई पांचवें अधिवेशन से 6 माह पूर्व। तो दिसंबर के 6 माह पहले आप आएंगे तो ये आपकी हो जाएगी जून 1889, ये बना दी गई। और क्यों बनाई गई? तो क्यों बनाई गई? तो इसलिए बनाई गई ताकि अंग्रेजों से जो इनके संबंध खराब हुए हैं, अंग्रेजों से पुनः मधुर संबंध स्थापित हो जाए, मधुर संबंध स्थापित करने के। और इस समिति का जो अध्यक्ष बना ये महत्वपूर्ण है। एक तो प्रश्न आपका यहां से बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति कब बनाई गई, और साथ ही साथ में दूसरा जो आपका प्रश्न बनता है वो आपसे ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का अध्यक्ष कौन था।
तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया मिस्टर डिग्बी को। तो डिग्बी केवल याद रखिएगा। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति थी, इसका जो मुखपत्र था, मुख्य पत्र नहीं है, मुखपत्र। मुखपत्र का मतलब है, जैसे आप देखते हैं ना शिवसेना का मुखपत्र है सामना, कि शिवसेना को अपनी कोई भी घोषणा करनी होती है तो अपने मुखपत्र या सामना के माध्यम से करते हैं। तो वैसे ये है आपका कि इनका अपना जो मुखपत्र था वो था इंडिया, और हर स्थान से आपका प्रश्न है। अब बीपीएससी में एक बार आई थिंक हायर लेवल पे ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुखपत्र क्या था। तो ये जो मुखपत्र था वो था इंडिया, कि इनको अगर अपनी कोई भी बात रखनी है तो वो बात ये किसके माध्यम से रखेंगे, अपने इसी समाचार पत्र के माध्यम से रखेंगे। और इस समिति को नाम क्या दिया जा रहा, ब्रिटिश समिति। ब्रिटिश समिति का मतलब है कि इसमें सारे के सारे आपके कौन भरे हुए हैं, अंग्रेज भरे हुए हैं। तो जो शुरुआती नेता थे, शुरुआती नेताओं को ऐसा लगता था कि भाई जो अंग्रेज हैं, अगर हम इस प्रकार से थोड़ा सा ऑयलिंग बटरिंग करेंगे तो ये हो सकता है कि जो भी हुआ है, आलोचना हुई है या ये लड़ाई झगड़ा हुआ, चौथे को हम असफल बनाएंगे, वो सफल करेंगे, ये सब निपट जाएगा। लेकिन अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे। अंग्रेजों को ये पता था कि जिन लोगों को कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहिए वो लोग कांग्रेस में शामिल हैं, और कांग्रेस को जो नहीं करना चाहिए वो कांग्रेस कर रही है और आगे भी करेगी। इसीलिए चौथे अधिवेशन से लेके लास्ट तक आपके नरमपंथी नेताओं ने पूरा प्रयास किया कि इनसे हमारे संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन इनसे कभी संबंध अच्छे नहीं हो पाए। समय के साथ साथ ये संबंध बुरे ही होते चले गए, और सही रहा, बुरे होते चले गए, क्योंकि अच्छे हो जाते तो फिर ऐसा काम कैसे कर पाती कांग्रेस। तो ये ब्रिटिश समिति इन्होंने बना दी, और फिर इसके बाद में संपन्न हुआ आपका दिसंबर माह में 5वां अधिवेशन। तो अब आते हैं 5वें अधिवेशन पे, और जो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन है इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि 5वां अधिवेशन। तो 5वां अधिवेशन आपका कब संपन्न हो रहा है, ये संपन्न हो रहा है दिसंबर 1889 में। 5वां अधिवेशन कहां पर संपन्न हो रहा है, ये संपन्न हुआ था बंबई में। और 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये देखिए किनको अध्यक्षता सौंप रहे हैं, आप इनका नाम देखेंगे तो आपको नाम देख के ही मजा आ जाएगा, विलियम वैडरबर्न। कितना इंटरेस्टिंग है राष्ट्रीय आंदोलन, आप देखिए। आप भी अगर उन राष्ट्रीय नेताओं के स्थान पे होते, उन लोगों के स्थान पे होते तो आप भी ऐसे करते। तीसरे में आलोचना और संबंध खराब हो रहे हैं, तो चौथे में अध्यक्ष कौन बन जा रहा है, एक अंग्रेज। 5वें में अध्यक्ष किसको बना दे रहे हैं, फिर से एक अंग्रेज को, कि प्रभु जो संबंध बिगड़े हुए हैं वो संबंध इन किन प्रकार अच्छे हो जाएं। इसलिए 5वें अधिवेशन की भी अध्यक्षता सौंपी गई एक अंग्रेज को, और ये वही हैं जिन्होंने ह्यूम की जीवनी लिखी, विलियम बैडनबर्न। तो विलियम बैडनबर्न ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है इस अधिवेशन की विशेषताएं। और इस अधिवेशन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस अधिवेशन में एक व्यक्ति उपस्थित थे जिनका नाम है चार्ल्स ब्रैडला। ये भी इस अधिवेशन में शामिल हुए। अब आप कहेंगे कि सर ये इतनी महत्वपूर्ण विशेषता है कि आपने इसको नंबर 1 पे लिख दिया। कौन है चार्ल्स ब्रैडला? चार्ल्स ब्रैडला हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सदस्य या इंग्लैंड की संसद का एक सदस्य। ये 5वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंग्लैंड से भारत आया, बंबई आया, और वहां पे ये 5वें अधिवेशन में शामिल हो रहा है। और साथ ही साथ में ये जो चार्ल्स ब्रैडला था ये इसलिए भारत आया या इसलिए इसने इस अधिवेशन में शामिल हुआ था क्योंकि ये भारत से संबंधित सभी राजनीतिक गतिविधियों में या सभी गतिविधियों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता था, और इसीलिए चार्ल्स ब्रैडला को कहा जाता था भारतीय मामलों का विशेषज्ञ। प्रश्न यहां से अगर थोड़ा सा टफ करेगा तो आपसे पूछ लेगा कि चार्ल्स ब्रैडला किस अधिवेशन में शामिल हुए। अन्यथा साधारण अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि किसे भारतीय मामलों का विशेषज्ञ कहा जाता है। तो भारतीय मामलों का जो विशेषज्ञ कहा जाता है वो कहा जाता है किसे, चार्ल्स ब्रैडला को। प्रश्न यहां से बनता है। चार्ल्स ब्रैडला भी शामिल हुए, इन्होंने भी इस अधिवेशन में भाग लिया। ये इस अधिवेशन की पहली विशेषता है। इस अधिवेशन की दूसरी और इससे भी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस अधिवेशन में पहली बार 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया, अर्थात पहली बार 10 महिलाएं भी शामिल। यह अपने आप में और भी ऐतिहासिक था। उस दौर की बात हो रही है जहां पे पर्दा प्रथा भी चल रही है, जहां पे आपका बाल विवाह भी चल रहा है, जहां पे तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं, और उनसे हट के 10 महिलाएं शामिल हो जाएं। 10 महिलाएं बंबई में ही शामिल भी हो सकते हैं। क्यों शामिल हो सकते हैं? ये जो महिलाएं थी ये सही अर्थों में जो आपका बंबई विश्वविद्यालय था वहां की छात्राएं, और जाहिर सी बात है अगर आपके पास में एजुकेशन है तो एजुकेशन आपके साथ में ज्ञान भी लाता है और आत्मविश्वास भी लाता है। तो ये जो महिलाएं आपकी शामिल हुई थी ये बंबई विश्वविद्यालय की छात्राएं थी, इनके पास में नॉलेज भी था, आत्मविश्वास भी था, और इसी आत्मविश्वास ने उनको कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और स्थायी रूप से वहां पे बिठाए भी रखा।
यहां से आपका प्रश्न बनता है कि किस अधिवेशन में सबसे पहले 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया, तो कौन सा अधिवेशन है आपका? बंबई अधिवेशन, यहां पे शामिल। साथ ही साथ में यह अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी अधिवेशन में पहली बार एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हर 21 वर्षीय भारतीय को वोट देने का अधिकार दिया जाए, अर्थात पहली बार इसमें 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह है इस अधिवेशन की विशेषता। कितनी विशेषताएं आपको दिख रही हैं? 3 विशेषता, और कोई भी एक विशेषता ऐसी नहीं है जहां से आपका प्रश्न ना बनता। तो यह तो हुआ आपका 5वां अधिवेशन, और 5वें अधिवेशन से हम आगे चलें तो शुरुआती अधिवेशनों में जो आपका अंतिम महत्वपूर्ण अधिवेशन है, शुरुआती अधिवेशनों में बोला, सभी अधिवेशनों में नहीं है, ठीक है, ये मत सोचिएगा, सभी अधिवेशनों में है, वो है आपका कांग्रेस का 6वां अधिवेशन। और चूंकि 5वां अधिवेशन आपका 89 में हुआ है, इसलिए आप देखते हैं कि जो 6वां अधिवेशन है, 6वां अधिवेशन आपका कब हो रहा है? 1890। और ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन आपका कहां पर हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बन रहे हैं, वो बन रहे हैं उस समय के बहुत बड़े वकील और बहुत ही चर्चित व्यक्ति, जिनका नाम है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता की तुलना आप आज की तारीख में अगर किसी व्यक्ति से करना चाहें आज के दौर में, तो आप इनकी तुलना कपिल सिब्बल से कर सकते हैं, या इनकी तुलना आप राम जेठमलानी से कर सकते हैं। इतने बड़े वकील पूरे देश में जिनका नाम हो, और अंग्रेज भी बड़े सम्मान के साथ में इनका नाम लेते हैं, फिरोज शाह मेहता। इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन की आप विशेषता पे आए तो इस अधिवेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, वो विशेषता यह है कि इस अधिवेशन में एक महिला शामिल हुई, और उनका नाम आपको याद रखना है, वो नाम है कादम्बिनी गांगुली। ये नाम इस अधिवेशन के संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण है, या ये कहा जाए कि कादम्बिनी गांगुली ने ही इस अधिवेशन को विशिष्ट बना दिया। और विशिष्ट इसलिए बना दिया क्योंकि कादम्बिनी गांगुली भी साधारण महिला नहीं थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने स्नातक किया हुआ था, या भारत की पहली महिला स्नातक अगर कोई थी, वो थी कादम्बिनी गांगुली। और जाहिर सी बात है, कहां से इन्होंने स्नातक किया होगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। आगे चल के ये डॉक्टर भी बनी, और डॉक्टर में फिजिशियन भी बनी। और साथ ही साथ में कादम्बिनी गांगुली इसलिए इस अधिवेशन के संबंध में महत्वपूर्ण है क्योंकि कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन को संबोधित भी किया, और कांग्रेस के किसी भी भारतीय अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव अर्जित करने वाली जो आपकी महिला है, वो है कादम्बिनी गांगुली। तो कादम्बिनी गांगुली कितने संदर्भों में महत्वपूर्ण है? कादम्बिनी गांगुली आपके लिए 3 संदर्भों में महत्वपूर्ण है। पहला संदर्भ तो इनका यह है कि यह पहली आपकी महिला स्नातक है, पहली उपलब्धि। साथ ही साथ में ये आपकी प्रथम महिला डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर में फिजिशियन, और साथ ही साथ में ये पहली महिला हैं जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। आपसे प्रश्न पूछ लेता है, कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपकी कादम्बिनी गांगुली। ये अपने आप में बड़ा, और यही इस अधिवेशन की विशेषता भी है। तो खैर, बड़ा जोर लगाया हमारे नरमपंथी या उदारवादी नेताओं ने कि अंग्रेजों के साथ में संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन ये संबंध कभी अच्छे हुए। और तीसरे अधिवेशन के बाद में जो संबंध बिगड़े थे, ये संबंध आगे ऐसे ही बिगड़ते चले गए। और इस क्रम में यदि आप देखें तो बड़ी बढ़िया जो टिप्पणी है, वो टिप्पणी है डफरिन की। ये आपके वही डफरिन है जिनके समय पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और वही डफरिन है जिसके समय पे कांग्रेस द्वारा सरकार की आलोचना हुई। इसलिए सबसे पहले कांग्रेस पे अगर किसी ने कांग्रेस की आलोचना करनी भी शुरू की, तो वो है आपके डफरिन। डफरिन कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहता है कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की प्रवक्ता है, कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का मतलब है कि डफरिन ये कह रहा है कि ये देखो, ये कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग हैं, दादा भाई नौरोजी या गोखले जैसे लोग हैं, ये कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, बस कांग्रेस केवल और केवल इन्हीं की बात करती है, ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। डफरिन का ये कथन याद रखिएगा, परीक्षा के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, और आगे जब आप राष्ट्रीय आंदोलन पे आएंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन की जब आप 3rd फेज पे आएंगे, ध्यान से सुनिएगा मुझे, परीक्षा के संबंध में डफरिन का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ में राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डफरिन की इस बात को आगे चल के कई अंग्रेज अधिकारी कहेंगे, कांग्रेस अरे ये तो पढ़े लिखे बस कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हीं की बात करती है। और जब आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में जब गांधी का पदार्पण होगा, और गांधी के पदार्पण होते ही पूरा राष्ट्रीय आंदोलन केवल और केवल गांधी के इर्द गिर्द नाचेगा, और गांधी के नेतृत्व में जब रॉलेट सत्याग्रह चलाया जाएगा, और रॉलेट सत्याग्रह के बाद में जब असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, और असहयोग आंदोलन में क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या पुरुष, क्या महिला,
सब इकट्ठे होंगे, तब डफरिन और इन जैसे लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा पड़ेगा और गांधी ये दिखा देंगे कि कांग्रेस केवल और केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती है, बल्कि कांग्रेस पूरे राष्ट्र की प्रवक्ता है। कांग्रेस पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है मेरी ये पार्टी। कहने का मतलब कांग्रेस को जनसाधारण तक ले जाने वाला नेता कौन है? वो है आपके गांधी। इसीलिए गांधी के साथ में राष्ट्रीय आंदोलन का थर्ड फेज या तीसरा चरण शुरू होता है। तो डफरिन की कहते हैं ना, कोई अगर आपको कुछ कह दे तो उसको दिमाग में रखिए और सही समय पे उसका उत्तर दीजिए। डफरिन ने जो कहा, कांग्रेस के किसी भी नेता ने इसका उत्तर नहीं दिया, गांधी ने भी उत्तर नहीं दिया। गांधी ने अपने कर्मों से इनकी बोलती बंद की। ठीक, तो डफरिन का यह कथन आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आगे राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण होगा। क्या बोल रहा है ये? तो डफरिन कह रहा है कांग्रेस चंद मुट्ठी भर लोगों की प्रवक्ता है, लोगों की प्रवक्ता, या इसी को कभी कभी लिख देता है कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है। तो आगे चल के इनको जवाब मिलेगा और जवाब देने के लिए गांधी आएंगे और बढ़िया से करारा जवाब देंगे। फिर इसके बाद में ये या इन जैसे लोग सब हिल जाएंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस क्या है और इंडिया के लोग भी क्या है। उस पर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और यही चीज आपको दिखाई देगी। डफरिन ने तो फिर भी एक सीमित आलोचना की, आगे की आलोचना आप देखें तो वो आलोचना आपको दिखाई देगी किसकी? कर्जन की। कर्जन कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहता है कि कांग्रेस एक गंदी चीज है। कहने का मतलब आपसे यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस को गंदी चीज। तो अब आप समझ सकते हैं कि कर्जन की घृणा कांग्रेस के प्रति किस हद तक होगी। और फिर इसके बाद में जो कर्जन है, कर्जन को लगता है कि इस समय कांग्रेस में थोड़ा सा कुछ आंतरिक मतभेद चल रहे थे। आगे जब राष्ट्रीय आंदोलन डिस्कस करूंगा तो उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में वैचारिक मतभेद चल रहे थे और ऐसा बहुत स्वाभाविक भी है। एक घर में अगर 4 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो उनके बीच में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग इन चीजों से परिचित होते हैं। तो कर्जन को यह लग रहा था कि कांग्रेस के बीच में अपने जो वैचारिक मतभेद चल रहे हैं और इस वैचारिक मतभेद के चलते पार्टी कमजोर हो रही है। तो वो ये स्टेटमेंट देता है, कर्जन कहता है कि जो कांग्रेस है, का लिख के डॉट कर दिया मैंने, ठीक है, वो कहता है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर धराशायी हो रही है। और मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं। और भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बन सकूं। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि कांग्रेस अभी लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में रहते हुए अंतिम इच्छा है कि ये पार्टी मर जाए। सोचिए, आप किसी की मृत्यु की कामना कर रहे होंगे तो आपकी घृणा किस हद तक होगी। और कह रहा है कि इसके मरने में जो मुझे सहायता चाहिए हो, कि आप किसी से कहें कि भाई ऐसा है तुम मर जाओ, ठीक है, और तुम बताओ तुम्हें मरने में क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, जहर चाहिए, कफन चाहिए, क्या चाहिए, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। तो भाई है कर्जन के इस कथन का निहितार्थ। वो कह रहा कांग्रेस लड़खड़ा कर धराशायी हो रही है और भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बन सकूं। इस हद तक इसकी घृणा थी। तो शुरुआती जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमारे इनके साथ में संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन ये संबंध अच्छे हुए नहीं, बल्कि उत्तरोत्तर या समय के साथ साथ या बढ़ते हुए कालखंड में ये संबंध बुरे ही होते चले गए। और उन बुरे संबंधों को जो देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं डफरिन और कर्जन के शब्दों में। अब यहां पे कर्जन में भी आपसे कंफ्यूजन यदि हो तो आप यहां पे भी आप इसको कर्जन के कथन कैसे याद रखें। अगर मैं कर्जन से ऐसे मैं ना हटा दूं तो कर्जन आपके बन जाएंगे कर्ज। कर्ज लेना कैसी चीज है? गंदी चीज है। और कर्ज में व्यक्ति संभलता है या लड़खड़ाता है? तो हमेशा लड़खड़ा जाता है। कहने का मतलब कर्ज से याद रखिएगा कर्जन, और कर्ज में व्यक्ति लड़खड़ा जाता है, इसलिए कांग्रेस लड़खड़ा कर धराशायी हो रही है। कर्ज लेना गंदी चीज है, कांग्रेस को गंदी चीज भी कौन बोल रहा है? कर्जन बोल रहा है। तो ये आपका हुआ सेकंड फेज। सेकंड फेज कह दिया मैं, दूसरा आपका जो संदर्भ है या दूसरा जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अब आप देखिए दूसरे पार्ट में आपने क्या क्या चीजों को सीखा। तो थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट किए लेता हूं ताकि सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएं। और कैसे आप लोगों को नोट्स बनाना है मेरे साथ में, तो बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने यहां पर चीजों को लिखा हुआ है ठीक इसी प्रकार से आपको भी चीजों को लेकर चलना है। और इस प्रकार से यदि आप चीजों को लेकर चलते हैं तो आपके लिए बड़ा बढ़िया होता है। और इस क्रम में यदि मैं थोड़ा सा यहां पे इसको एक समरी टाइप में ऐसे कर दूं कि पहला अधिवेशन आप देख रहे हैं, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? बंगाल के एक व्यक्ति WC बनर्जी। पहला अधिवेशन आपका कहां पे हो रहा है? बंबई में। दूसरा अधिवेशन आप देखिए, दूसरा अधिवेशन जो दूसरा अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन कहां पे हो रहा है? कलकत्ता में। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दादा भाई नेहरू जी। कांग्रेस का तीसरा जो अधिवेशन है ये कहां पे हो रहा है? मद्रास में।
अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन कांग्रेस का कहां पर हो रहा है? इलाहाबाद में। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जॉर्ज यूले। पांचवा अधिवेशन कहां पे हो रहा है? पांचवा अधिवेशन हो रहा है बंबई में। अध्यक्षता कौन कर रहा है? विलियम बैडरबर्न। और छठवां अधिवेशन कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है फिर से कलकत्ता में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? फिरोज शाह मेहता। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपको लग रहा होगा कि सर आपने अधिवेशन तो बताया, लेकिन लग रहा है कि दिमाग से उड़ जा रहे हैं। पहला तो ठीक है बंबई में होगा, याद बना रहता है, फिर उड़ रहे। कुछ नहीं करना। पहला अधिवेशन आपका बंबई में, दूसरा कहां पे हो रहा? कलकत्ता में। तीसरा कहां पे हो रहा? मद्रास में। चौथा कहां पे हो रहा है? इलाहाबाद में। कहने का मतलब शुरुआत के आप 4 अधिवेशन देखिए, चारों अधिवेशन अलग अलग स्थानों पे हैं, और पांचवा और छठवां अधिवेशन आपका उसी स्थान पे हो रहा है जहां पे पहला और दूसरा हो रहा है। कहने का मतलब पांचवा अधिवेशन भी वहीं पे हो रहा है जहां पर आपका पहला अधिवेशन है, और छठवां अधिवेशन वहां पे हो रहा है जहां पे आपका दूसरा अधिवेशन है। कहने का मतलब पहला अधिवेशन बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। 4 अधिवेशन तो याद बने रहते हैं। 4 के बाद में पांचवा वहीं पे होगा जहां पर पहला होगा, छठवां वहीं पर होगा जहां पर दूसरा होगा। कहने का मतलब शुरुआत के 4 अलग कोने आप याद रख लीजिए, ठीक है, और फिर इसके बाद में पहले को उठा के 5वें में कर दीजिए और दूसरे को उठा के 6वें में कर दीजिए। सो हो गया। ये तो होगा याद करने के लिए या दिमाग में बैठाने के लिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा वक्त आगे देखिए। पहला अधिवेशन हो रहा है बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा आपका इलाहाबाद में। और संविधान कांग्रेस का कह रहा कि जहां पे अधिवेशन होगा अध्यक्षता वहां का व्यक्ति नहीं करेगा, कि अगर बंबई में अधिवेशन हो रहा है तो बंबई प्रेसिडेंसी या महाराष्ट्र का व्यक्ति उस अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बनेगा, दूसरा किसी राज्य का बन जाए, किसी प्रांत का बन जाए, कहीं का बन जाए। साथ ही साथ में पहले अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहा है? एक हिंदू, दूसरे में एक पारसिक, तीसरे में एक मुस्लिम और चौथे में एक ईसाई। कहने का मतलब कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि हम जो पार्टी हैं, हम ऐसी पार्टी हैं या हम ऐसा संगठन है जो क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, इन सभी की सभी जो भी आपकी संकीर्ण प्रवृत्तियां हैं, इन संकीर्ण प्रवृत्तियों से ऊपर है। इसीलिए अधिवेशन के स्थान अलग हैं, अधिवेशन के नेता भी अलग हैं। तीसरे अधिवेशन में एक मुस्लिम अध्यक्ष है। आपसे यहां से प्रश्न पूछता है, कांग्रेस का सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? कांग्रेस का सबसे पहले ईसाई अध्यक्ष कौन बना? कांग्रेस सबसे पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन बना? तो किस अधिवेशन में बन रहा है? चौथे। शुरुआत के ही अधिवेशनों में कांग्रेस अपने आप को दिखा दे रही है कि हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, और इसी सेक्युलरिज्म से सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों को घृणा थी, इसी सेक्युलरिज्म से घृणा थी, इसीलिए वो विरोध करते थे। लेकिन विरोध से हुआ भी कुछ नहीं। कहते हैं ना कि कौओं के चिल्लाने से जानवर नहीं मरते। कौवे चिल्लाते रहते हैं कि फलाना जानवर मर जाए तो मैं इसका गोश्त खा लूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे ही है सर सैयद अहमद खान जैसे लोग। भरसक प्रयास किया कि हमारी कम्युनिटी के लोग कांग्रेस में शामिल नहीं हो। पहले अधिवेशन में 2 मुस्लिम शामिल, दूसरे में 33 मुस्लिम शामिल, और तीसरी बॉल में सीधा 6 रन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और अधिवेशन की अध्यक्षता किसको सौंप दी गई? बदरुद्दीन तैयब जी को, ताकि यह दिखाया जा सके कि हम किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। कांग्रेस यह दिखा रही है। अर्थात कांग्रेस किस विचारधारा को फॉलो करती है? कांग्रेस फॉलो कर रही है उदारवादी विचारधारा। यही है उदारवाद। जैसे आपका क्षेत्र वैसे मेरा क्षेत्र, कोई अंतर नहीं। जैसे आपका धर्म वैसे मेरा धर्म, जैसे आपकी भाषा वैसे मेरी भाषा, जैसे आपकी संस्कृति वैसे मेरी संस्कृति, कोई अंतर नहीं, कोई विरोध नहीं। यह है कांग्रेस कि सभी वर्गों को एकजुट करना है, हमको एक राष्ट्र के रूप में परिणत होना है। और इसी बात को जॉर्ज यूले कह रहा है कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में कि हम सबसे पहले एक भारतीय हैं, इसके बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यह है आपका जो कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशन है और उन अधिवेशनों का निचोड़। क्लियर? तो एक कांटेक्ट नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं, और ये जो कांटेक्ट नंबर है वो कांटेक्ट नंबर जो भी हमारे निशुल्क वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप लोगों को उपलब्ध करा देगा। तो ये कांटेक्ट नंबर आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। अगर आप